हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित आपके एमए के पेपर के लिए हमने ये स्टार्ट किया है सीरीज, जो कि आपके एमए के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर है और पहला ही प्रश्न पत्र यानी कि पहला ही पेपर है हिंदी का और हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि ये एमए आपकी जो हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें हम आज आपको लॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये पहला हो चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, ये हमने कर लिए हैं। अब हम आपको कराएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए और फिर हिंदी साहित्य फिर आदिकाल का नामकरण पर विचार कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक माना गया है। इस काल में रीति ग्रंथों की रचना का बाहुल्य मिलता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में बाधा भी पड़ी है। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चित्त बातों तथा जगत के नाना रहस्यों पर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई है। आचार्य शुक्ल इस युग को रीति काल के नाम से पुकारते हैं, पर मिश्र बंधु ने इसका नाम अलंकृत काल रखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे कला काल कहते हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम श्रृंगाल काल उचित माना है। रीति शब्द रीढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढंग, प्रकार, परिपाटी, रस्म, रिवाज, प्रणाली आदि। वहीं काव्य में रीति शब्द को मार्ग का पर्याय माना है। रीति से तात्पर्य काव्य शास्त्रों के विभिन्न अंगों जैसे कि रस, रीति, अलंकार, काव्य, गुण, दोष आदि का विवेचन होता है। रीति काल में रीति ग्रंथों की प्रमुखता मिलती है, जिनमें काव्य लक्षण, रस निरूपण, भाव भेद, नायिका भेद, ध्वनि, अलंकार, पिंगल, काव्य के गुण, दोष आदि समस्त काव्यांगों को उचित चर्चा है। वहीं रीति काल का नामकरण तो किसी भी काल के नामकरण के दो प्रमुख आधार माने गए हैं, जैसे कि प्रथम उस काल के साहित्य के विषय वस्तु, अर्थात जिस काल में एक विशिष्ट प्रकार के काव्य की विषय वस्तु अधिक रहती है, उस काल का नामकरण उसी के आधार पर हो जाता है। यथा भक्ति काल में भक्ति भाव और भक्ति काव्य की प्रधानता रही है, अतः उसका नाम भक्ति काल पड़ गया है। उसी साथ ही इस काल को काव्य की प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दिया जाता है। आदिकाल में वीर गाथाओं की प्रधानता थी, अतः आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल पड़ गया था। उसी प्रकार रीति काल में नामकरण के संबंध में विभिन्न मत हैं, उनके साथ कुछ तर्क भी जुड़े हैं। जैसे कि यह रीति काल को अलंकृत काल कहे हैं, तो मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल माना है। उनकी मान्यता है कि इस काल के काव्य में अलंकारों की प्रधानता है, अतः इस काल को यह नाम देना उचित है कि यह नाम अधिक सार्थक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इस अलंकृत शब्द से इस काल की पूर्ण प्रवृत्तियों का परिचय नहीं प्राप्त होता है। साथ ही यह अलंकृत शब्द का भी सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अतः यदि अलंकृत से अलंकारों की प्रधानता का अर्थ लिया जाए तो वह काव्य माना जाएगा। इसमें अलंकारों की प्रधानता रही है, अर्थात सारा जोर अलंकारों पर ही रहता है, तब भी यह भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मात्र अलंकार ही क्यों, क्योंकि इस काल में काव्य के अन्य अंगों में भी निखार आया है। भाव अभिव्यक्ति में भी यह काले प्रधान रहा है। बिहारी, घनानंद जैसे अनेक कवि सामने आए हैं, अतः मात्र एक पक्ष के आधार पर इसका नामकरण करना उचित नहीं है। वहीं रीति काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल पुकारा है, क्योंकि रीति शब्द का अर्थ काव्य रचना का प्रकार लेते हुए यह माना कि इस काल में रीति ग्रंथों की बहुलता है, अतः इसको रीति काल कहा जा सकता है। क्योंकि इस काल में रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना पर्याप्त मात्रा में हुई है। यद्यपि यह नाम प्रचलित हो गया, पर आचार्य शुक्ल इस नाम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा भी कि रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन तथा सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाजन का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। इस प्रकार स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बताया गया नामकरण रूढ़ हो गया और सभी इतिहासकारों ने इसे मान भी लिया है। वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भी इस काल का नाम रीति काल ही मान लिया है। उन्होंने कहा कि राजाओं से तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीति काल की कविता श्रृंगारमयी तथा रहस्यमयी हो गई हैं। अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दब सी गई हैं। इस प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी श्रृंगार रस की प्रधानता की बात तो रीति काव्य में स्वीकार करते हैं, पर वे इस काल को श्रृंगार काल नाम देने के पक्षधर नहीं है। उनके स्थान पर वे रीति काल नाम ही देना अधिक उपयुक्त मानते हैं। साथ ही इस काल में श्रृंगारिक स्थान अमर है।
कवियों के विषय में उनका यह मत भी है कि हिंदी साहित्य के रीति काल के सौंदर्य पाशक और प्रेमी कवियों का स्थान अमर है। यह कथन यह ध्वनित करता है कि रीति काल की रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता, साथ ही श्रृंगारी कवि और उनका काव्य महत्वपूर्ण व महान भी है। ये तथ्य इस ओर संकेत करते रहे हैं कि रीति काल के इस नामकरण में कुछ खामी अवश्य रह गई है। वहीं श्रृंगार काल, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नामकरण श्रृंगार काल ही ठीक समझा है। उनका तर्क है कि इस काल के कवियों ने चाहे रीति ग्रंथ लिखे, चाहे प्रकृति का चित्रण किया, चाहे लोक उत्सवों का बखान किया, पर श्रृंगार हर स्थान पर मौजूद रहा है। श्रृंगार इस युग की कविता का प्रधानतम विषय बना है। यह भी माना जा सकता है कि श्रृंगार की जैसी प्रधानता इस युग में पाई जा सकती है, वैसी अन्य युगों में नहीं दिखाई देती है। उनकी मान्यता है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई हैं। वही है कि प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इस काल को इस विचारों से यदि कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह भी स्पष्ट करते हैं कि चूंकि इस काल में अधिकांश सभी कवियों ने रीति का कोई न कोई ग्रंथ लिखा था, इसी आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का रीति काल नाम माना है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि इस काल में प्रेम काव्य की रचना भी अति उत्तम कोटि के रूप में हुई थी। इसी कारण इस काल के नामकरण में अव्याप्ति दोष आ जाता है। यही कारण है कि इस काल की सबसे विशिष्ट एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति श्रृंगार ही रही। अतः प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण श्रृंगार काल उचित ही प्रतीत होता है। उनका बड़ा सुंदर तर्क है कि रीति काल नामकरण के पक्षधर विद्वानों ने रीति के ही कवियों को, जो प्रेम के उन्मुख गायक थे, फुटकर गाते खाते में डाल दिया। मिश्र जी का कथन है कि इनकी इस प्रकार उपेक्षा करना ठीक नहीं है। मिश्र जी यह भी मानते हैं कि इस काल के कवियों की रचना में वाणी के ऐश्वर्य का बहुत बड़ा कोश है। वाणी के विस्तार में सीमा वस्तुतः वही जानते हैं। घनानंद जैसे रस सिद्ध स्वच्छंद प्रेम के गायक, प्रेम की पीर के कवि को यदि फुटकर कवियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है तो यह साहित्य के साथ एक प्रकार का अन्याय है। यह सर्वविदित है कि यह काल श्रृंगार प्रधान रहा है और साथ ही प्रेम, श्रृंगार और वियोग की नाना व्यंजनाएं भी इसी काल की देन है। भले ही रीति प्रंथों की रचना भी हुई है और पर्याप्त मात्रा में हुई है, पर वह काव्य की प्रवृत्ति नहीं थी, मात्र विषय था। अतः श्रृंगार को सर्वथा ओझल नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर इसका श्रृंगार काल नामकरण हो सकता है। आगे राजनाथ शर्मा ने भी स्पष्ट किया है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल को श्रृंगार काल कहा है और हम भी इसके लिए इसी नाम का सर्वाधिक उपयुक्त, सार्थक और संगत समझते हैं। हमारे मानने का कारण यह है कि काल विभाजन विभिन्न कालों के नामकरण के मूलाधार तथ्य की ही माना जाता है और इस काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति सर्वप्रधान मिलती है। इस काल के कवित्रियों ने चाहे काव्य शास्त्र का विवेचन प्रधानता रही हो किया हो या स्वच्छंद रूप से अपने प्रेम संबंधी उद्गार की काव्य का बाना पहनाया हो, सर्वत्र श्रृंगार की ही प्रधानता रही है। लक्षण, तो ग्रंथकार कवियों ने लक्षणों के जो उदाहरण दिए हैं उसमें श्रृंगार रस तथा नायिका भेद को ही प्रमुख उपकरण बनाया गया है। अतः इस युग में ऐसा काव्य ही अधिक रचा गया जिसका मूल स्वर श्रृंगार ही है। रीतिबद्ध और रीति मुक्त, इनमें से तो वर्गों के कवियों ने श्रृंगार रस का ही उसके विभिन्न अंग उपांगों सहित चित्रण किया है। इस काल की श्रृंगारी रचनाएं रस संख्या तथा महत्व दोनों ही दृष्टियों से सर्वदा प्रधान रही है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कारण हम इस काल को श्रृंगार काल कहना ही अधिक उपयुक्त है, संगत समझते। आचार्य शुक्ल भी इसमें कोई आपत्ति नहीं करते। वही कला काल, तो यह सत्य है कि इस काल में कला पक्ष प्रौढ़ हुआ है, साथ ही कला पक्ष को प्रधानता भी रही है। इसी आधार पर डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल नाम दिया है। इस पर भी सहमति नहीं बन सकी क्योंकि यह काल एक पक्ष विशेष काल आधारित है। यह तत्कालिक समग्र प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने में समर्थ है। इस युग में कला पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष भी बड़ा प्रबल रहा है, प्रभावशाली रहा है। एक एकांकी होने के कारण यह कला काल नाम अधिक नहीं जचता है। अन्य नाम में आपके डॉक्टर गणपति चंद्र ने इस काल को शास्त्रीय मुक्तक परंपरा की संज्ञा प्रदान की है। वहीं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने इसको एक और नवीन नाम दे डाला है, भौतिकवादी साहित्य। उनका कथन है कि रीति काल के साहित्य में परलोक और मोक्ष आदि की चिंता नहीं है।
इस साहित्य में जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसे भौतिकवादी साहित्य के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है, किंतु इसे लोक साहित्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लोक साहित्य में वैयक्तिकता का उभरा हुआ होना अनिवार्य होता है और रीति साहित्य में इस तत्वों का नितांत अभाव है। समापन। तो यद्यपि डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर भागीरथ मिश्र इस काल का नामकरण रीति काल ही मानते हैं, यह तथ्य यह संकेत अवश्य करता है कि इस संबंध में विद्वानों की एक राय नहीं है। ये सारे नाम हमारे सामने आए हैं, उनके साथ उनका तर्क भी आया है, पर मूल रूप से इसको रीति काल कहना ही अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि अन्य नाम प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने में सर्वदा असमर्थ हैं। इसे रीति काल की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने प्रदान की है। डॉक्टर नगेंद्र और भागीरथ मिश्र ने इसका समर्थन किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि विषय चयन के आधार पर इस काल को रीति काल कहते हैं। किसी प्रकार का अव्यापित दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप में ग्रहण किया जाता भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। इसी प्रकार डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने भी अपना मत स्पष्ट किया है। कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की राजनीति, रीति काल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है, प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। इस युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। यह मानना उचित है कि इसका रीति काल नामक अधिक संगत है। वहीं रीति काल काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां या इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रीति काल नाम पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया हुआ था। उन्होंने इसे उत्तर मध्यकाल नाम भी दिया है। 1700 से 1900 के बीच के 200 वर्षों के लंबे अंतराल तक फैली कालावधि का साहित्य रीति काल साहित्य कहलाता है। भक्ति काल के कवि यदि भाव पक्ष पर विशेष बल देते थे, तो कवि रीति काल के कवियों ने कला को विशेष महत्व प्रदान किया है। चमत्कार प्रदर्शन की ओर इनकी प्रवृत्ति विशेष रही है। इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, अतः रसिकतापूर्ण चित्रण करना, पांडित्य का प्रदर्शन करना और भाषा अलंकार के प्रयोग में चमत्कार पैदा करना इनकी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। विलासिता की कविताओं से अपने आश्रयदाता राजाओं के मन में काम संचार करना अथवा अलंकार कौशल से चमत्कार का सृष्टि करना ही इन कवियों में से अधिकतर का लक्ष्य था। वही पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा उत्तर मध्य काल को दिया गया रीति काल नाम भी विद्वानों में चर्चा का विषय रहा। कतिपय लेखकों ने इसे श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल नाम देने का भी प्रयास किया है। इसमें निश्चय ही रीति के माध्य से नायक नायिकाओं की रसिकता प्रधान श्रृंगार का वर्णन हुआ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य प्रवृत्तियां बिल्कुल मिलती ही नहीं है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने इसे उत्तर मध्यकाल नाम देना हो उचित माना है। फिर भी आजकल अधिकांश आलोचकों को इस काल का नाम रीति काल मानना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने ही सर्वाधिक काव्य रीति को केंद्र में रखकर बाद काव्य रचना की है। साथ ही काव्य साल संबंधी प्रथाओं की भी रचना हुई है। यह प्रवृत्ति केशव से प्रारंभ हुई, इसके बाद तो रीति ग्रंथों का अंबार सा लग गया। वहीं रीतिकालीन काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां जिसमें आपकी श्रृंगार की प्रवृत्ति, तो श्रृंगार की उदात्त प्रवृत्ति रीतिकाल की महत्ता है। इस काल के कवियों ने नायिका भेद, नख सीख वर्णन, ऋतु वर्णन आदि विषयों के माध्यम से श्रृंगार का विवेचन किया है। श्रृंगार को मूल रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, सहयोग और वियोग। इन दोनों के पक्षों का चित्रण करने में रीतिकालीन कवियों ने अपनी पूर्ण तल्लीनता का परिचय दिया है। इस संबंध में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि श्रृंगार रस के वर्णन में रीतिकालीन कवि स्वाभाविकता का ध्यान नहीं रख पाए। सहयोग के सफल वर्णन के लिए अनुभव ही नहीं, कल्पना की अपेक्षा होती है। सहयोग वर्णन में अनुभव की सत्यता अश्लीलता उत्पन्न कर देती है। छलिया छबीली छैल छाती छवे छलो गयो, मनोहर वियोग के वर्णन के लिए कल्पना ही नहीं, अनुभव की अपेक्षा होती है। वियोग वर्णन में कल्पना अस्वाभाविकता उत्पन्न कर देती है। सुख की बहुत दूर तक कल्पना की जा सकती है, क्योंकि सुख कल्पना प्रसूत व्यापार है, पर दुख की कल्पना बहुत दूर तक नहीं की जा सकती है। दुख बिना भोगे समझ में नहीं आता कि इस काल के कवि के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि यह संयोग में कल्पना के साथ पर अनुभव को प्रतिष्ठित कर देता है और वियोग के
में अनुभव के साथ कल्पना को यही कारण है कि इस काल के कवि स्वाभाविक एवं मार्मिक श्रृंगार वर्णन में सफल नहीं हो सका। घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों का वियोग वर्णन अवश्य अनुभूति पर आधारित है। नखशिख वर्णन तो नखशिख वर्णन में करने में इस काल के कवियों ने कमाल कर दिया है। आंखें तो काम की, जीव तो इसलिए आंख पर बिहारी और रसखान ने अधिक कविताएं लिखी हैं। अन्य कवि भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। कटाक्ष का वर्णन इस काल में बहुत डटकर हुआ है। मद से अरक्त नयन, तीक्ष्ण कटाक्ष, श्याम अलकावली, रागारूढ़ कपोल, दमकते कपोल पर श्यामता को सार्थक करने वाला तिल, उन्नत उरोज, तरंगायते त्रिवली, पुष्ट जंगन और द्युतिमान नख आदि जो चित्र इस काल का कवि प्रस्तुत कर सका वे मासलता की सरसता का घोतक किए बिना नहीं मानते हैं। वही नायिका भेद वर्णन तो रीतकालीन साहित्य की तीसरी प्रमुख विशेषता नायिका भेद वर्णन है। श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ श्रृंगार रस के आलंबन के रूप में इस काल के काव्य में नायिका के विविध रूपों का विवेचन है। काम वासना को तृप्ति का साधन मानकर इस काल के कवियों ने नायिका के विविध भेदों और उपभेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। जितने प्रकार की नायिका की कल्पना इस काल में कवियों ने की है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे कि बिहारी सतसई से अविचारिका नायिका का एक उदाहरण है कि निस अधिहारी नील पट पहिर चली पिए कहाँ दुराई क्यों दुए दुरे दीप सिकासी दे, यानी और फिर है कि 12 मासा एवं 6 ऋतु वर्णन तो नायिका भेद के वर्णन के साथ 12 मासा एवं 6 ऋतु वर्णन को भी इस काल की कविता में प्रमुख स्थान मिला है। यह वर्णन श्रृंगार रस के उद्दीपन विभावन रूप में ही सामने आया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को लिया जा सकता है जिसमें सावन मास का चित्रण हुआ है। आई सुध वर की हिये में आन खर की, तू मेरी प्राण प्यारी वह प्रीतम की बतिया, वीति और आवन की ताल मन भावन की, डग भई बावन की सावन की रतियाँ। वहीं है कला पक्ष की प्रधानता तो रीतिकाल की कला में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। यद्यपि इस काल में अनेक कवियों ने रस विवेचन तथा विशेषकर श्रृंगार रस को अपनाते हुए अनेक ग्रंथों की रचना की, फिर भी काव्य की आत्मा के रूप में रस को इस युग में प्रमुख स्थान नहीं मिल सका। इस काल के अधिकांश कवि अलंकारवादी उन्हें काव्य के अलंकारों को ही सजाया है, संवारा है। अस्तु इस काल में भाव व्यंजना की नहीं उक्ति विवेचित अथवा कलात्मकता की ही प्रधानता रही है। वहीं लक्षण ग्रंथ तो इस काल में कवि कर्म आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। घनानंद आलम द्विजदेव ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया है। शेष सभी कवि लक्षण ग्रंथों के निर्माण में ही लगे रहे। केशव देव मतिराम चिंतामणि आदि ने तो सीधे रूप में लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, पर बिहारी जैसे कवियों ने केवल उदाहरण ही लिखे हैं। रीति ग्रंथों की इस परंपरा को लेकर लिखे गए ग्रंथों की संख्या भी बहुत बड़ी है। भक्ति और नीति तो रीतिकालीन कवियों में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियां सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। यह पर इस भक्ति संबंधी सूक्तियों के आधार पर रीतिकाल के कवि को भक्तों की श्रेणी में नहीं दिया जा सकता है। इन नीति एवं भक्ति संबंधी उक्तियों से इन कवियों का जन जीवन से जुड़ाव अवश्य देखने को मिल जाता है। राजाश्रय तो पहले ही बताया जा चुका है कि इस काल के अधिकतर कवि राजाश्रित होते हैं। वे अतः राजाओं और दरबारों के मनोरंजन हेतु ही अपनी अधिकतर कविताएं लिखते थे। इस काल का कवि राधा कृष्ण के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करना चाहता था। यदि उसका आश्रयदाता या रसिक नहीं रीझे तो वह संतोष कर लेता कि चलो राधा कृष्ण का स्मरण तो हो ही गया। काहिल के सुकवि जो रीझे तो कविताएं ना तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाना है। नीति संबंधी सूक्तियां इस काल के शतक ग्रंथों में मिल जाती हैं, परंतु उन उक्तियों के लिए जीवन के जिस व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है वह इस युग के विलासोन्मुख प्रवृत्ति वाले कवि के पास नहीं थी। इस काल का कवि अनेक स्वादपूर्ण उक्तियों से अपने काव्य को सजाना चाहता था। जैसा स्वयं बिहारी ने लिखा है, करि बिहारी सतसई भरी अनेक स्वाद, राज्य प्रशस्ति वीर काव्य। तो यद्यपि रीतिकाल शांति और पर्याप्त समृद्धि का काल रहा है, फिर भी औरंगजेब के अकथनीय अत्याचारों ने हिंदुओं की वीर रसात्मक चेतना को उभार दिया था। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में शिवाजी, राजस्थान में जयसिंह और दुर्गादास, मध्य प्रदेश में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब को ललकारा। भूषण, सदन, पद्माकर आदि कवियों ने अपने आश्रयदाता
राजाओं की धमनियों में नवीन रक्त संचार के लिए वीर रस की कविताएं लिखी हैं। वहीं उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण, तो रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन चित्रण नहीं मिलता है। सेनापति आदि कवियों की कविता अपवाद स्वरूप ही मानी जा सकती है। अधिकांश कवि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण करते रहे हैं। बिहारी, केशव मतिराम आदि कवियों के काव्य ग्रंथों में प्रकृति केवल मानव भावनाओं की सहचरी के रूप में ही प्रकट हुई है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व वहाँ दिखाई नहीं देता है। उदाहरण स्वरूप करद सी लगती जुनेरिया सरद की ब्रजभाषा की प्रधानता, तो ब्रजभाषा संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा रही है। ब्रजभाषा के प्रयोग से इस युग में कवि ने विशेष सतर्कता और जागरूकता से काम लिया है। भारतीय साहित्य में मधुरता और कोमलता की दृष्टि से ब्रजभाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं इस युग की भाषा के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि भाषा के प्रयोग से इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। उनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य नहीं हो, जो माधुर्य गुण के अनुकूल ना हो। अक्षरों के गुंफन में उन्होंने कभी भी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में उनके शब्द माणिक के मोती की तरह गुथे हुए हैं। वही नारी का विलासी रूप, तो रीतिकालीन कवि नारी के विलासात्मक चित्रों द्वारा अपने आश्रयदाताओं को रिझाते रहते थे। इन कवियों ने नारी को विलास या खिलवाड़ की वस्तु मानकर अंकन किया है। नारी के अन्य श्रद्धामय या त्यागमय रूपों, गृहिणी, जननी, देवी, भगनी, इससे इन कवियों का परिचय नहीं था। ये कवि नारी के शारीरिक सौंदर्य के ही प्रेमी थे। इस प्रकार इन कवियों से नारी के सामाजिक जीवन का महत्व उद्घाटन नहीं हो पाया है। आचार्यत्व, तो इस काल के कवियों को दोहरे व्यक्तित्व का निर्वाह करना पड़ा। एक और कवित्व और दूसरी ओर आचार्यत्व की प्रवृत्ति ने इन कवियों को इस प्रकार जकड़ लिया कि इनसे छुटकारा पाना संभव नहीं हो सका। आचार्यत्व का नशा तो इतना भयानक चढ़ा कि इनका बिना किसी डिग्री के कवि कहलाना भी निरर्थक जान पड़ता है। महत्ता के प्रदर्शन में प्रतियोगिता की भावना अत्यधिक प्रबल हुई। अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कवियों ने आचार्यत्व का अवलंबन ग्रहण किया। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु आचार्यत्व प्रदर्शन का मोह उनसे भी न छूट सका। वहीं बहिर्मुखी साहित्य, इस काल में ज्ञानार्जन के लिए बहिर्मुखी साहित्य की रचना हुई है। ज्योतिषी, कामशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, पाकशास्त्र, संगीत, सुरापान आदि विषयों पर विविध पुस्तकें लिखी गई हैं। उपयुक्त विविधमुखी साहित्य का ज्ञान संग्रह के रूप में इस काल के कवियों ने यत्र तत्र विवेचन किया है। बिहारी सतसई में ज्ञान का पूरा भंडार ही सुरक्षित है। वहीं मुक्तक की प्रधानता, तो रीतिकाल के कवियों का ध्यान जीवन के विभिन्न अंगों आत्मसात करने वाली प्रबंधन रचनाओं की ओर नहीं जा सका। राज दरबार में आश्रय मिलने के कारण इस काल के कवियों को मुक्तक छंद सुनाकर ही अपने आश्रयदाताओं की चित्तवृत्ति को संतुष्ट करने में अधिक सफलता मिल सकती थी। इसीलिए प्रबंधन काव्यों की रचना इस युग में नहीं हो सकी। मुक्तक काव्य गीति काव्य के रूप में विकास न हो सका। अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार कविता करने वाले इस काल के कवियों में रीति काव्योचित सहज भावानुभूति का अभाव ही दृष्टिगोचर हुआ है। उपसंहार, तो यह संक्षिप्त विवेचन यह साफ कर देता है कि रीतिकाल में कई प्रवृत्तियां सामने आई हैं। श्रृंगार का उद्गम, आवेग फूटा और कला का उत्कर्ष भी आया है। यही इस काल की महत्ता है। वहीं आगे है